गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सिंह जी, रेखा जी, सभी को गुड इवनिंग है। सभी को प्रणाम। सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइए। हमारी पेपर 1 की जो है आज 13वीं क्लास हम लेने वाले हैं। तो आज हम टीचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने विगत क्लासों में हम टीचर के गुणों के बारे में बता रहे, टीचर के पारिवारिक विद्यालयीन परिस्थितियां जिनका प्रभाव जो है शिक्षक पर होता है, ये सारी बातें हमने विगत क्लासों में पढ़ी थी। हम उसके आगे अब पढ़ेंगे शिक्षक पर और कौन से कारणों का जो प्रभाव पड़ता है। तो हमने मनोवैज्ञानिक कारण भी पढ़ लिया है और फिर अभिक्षमता एप्टीट्यूड भी पढ़ा हमने और अभिवृद्धि एटीट्यूड भी पढ़ा हमने। एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, कि सकारात्मक और नकारात्मक दो नजरिए होते हैं, उसे धनात्मक आवृत्ति या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति कहा जाता है। यानी कि किसी विषय की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ आपका देखने का नजरिया कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। सकारात्मक होगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नकारात्मक होगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसे शिक्षा में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विषय के प्रति अगर शिक्षक का नजरिया सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो कक्षा बेहतरीन होगी। अगर विषय के प्रति शिक्षक का जो एटीट्यूड नेगेटिव है तो कक्षा जो है बेहतरीन नहीं हो पाएगी, औसत से भी कम हो जाएगी। यही यहाँ पर अभिवृत्ति का अर्थ है, ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। फिर भावना ग्रंथियां, जिसमें हमने दो प्रकार से देखा कि एक अहम यानी कि ईगो। अगर शिक्षक के अंदर ईगो आ जाता है तो वो भी कक्षा के लिए अच्छा नहीं है, और शिक्षक के अंदर हीन भावना आती है तो वो भी जो है कक्षा के लिए अच्छी नहीं है। ये दोनों बातें हमने कल पढ़ी। इसके बाद जो है हम यहाँ पर शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सभी को मेरी आवाज आ रही है? रेखा जी नमस्ते। नई स्टूडेंट रोइस, शायद मैं ठीक से नाम ले पा रहा हूँ आपका, तो नए स्टूडेंट जुड़े हैं। सीमा जी नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। तो आप अभी आज जो है हम शिक्षण कौशल का वर्गीकरण जो है पढ़ने वाले हैं। स्टीफन फोर्ड विश्वविद्यालय, स्टीफन फोर्ड जो है अमेरिका का एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है। स्टीफन फोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एलन एवं रायन ने शिक्षण में निहित कौशल्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका निम्नलिखित रूपों से वर्गीकरण किया है। तो अमेरिका के विश्वविद्यालय के दो व्यक्ति, एक है एलन और दूसरे कौन है? रायन। एलन और रायन ने जो है ये वर्गीकरण किया है। इसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले उद्दीपन, जैसे कि मैंने आपको कल उद्दीपन का अर्थ बताया था। स्नेहा जी नमस्ते। तो मैंने आपको उद्दीपन का अर्थ कल बताया था कि शिक्षक अपने भाव भंगिमाओं से, अपने शरीर के अलग अलग अवयवों से, हाथ पैरों से, या फिर कुछ आवाज निकाल कर, या फिर दूसरे कुछ ऐसी कृति करके विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की ओर आकर्षित करता है। उसी क्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन की भिन्नता, तो उद्दीपन की भिन्नता का यहाँ पर अर्थ क्या है कि हर टीचर अपने आप में अलग होता है। भले ही मैं पेपर 1 पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है दुनिया भर के लोग पेपर 1 पढ़ाते हैं, लेकिन सभी की क्लास अलग होगी। अगर मैं जिस प्रकार से पढ़ाता हूँ, दूसरा शिक्षक मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाएगा, या फिर उनकी स्टाइल अलग होगी। तो यहीं पर यहाँ पर उद्दीपन की जो है भिन्नता, यानी कि उद्दीपन की स्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग शैलियां कैसी होती है। तो शिक्षक जब कक्षा में देखता है कि विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर नहीं है और जो पढ़ाया जा रहा है वे उसे भी ध्यान से सुन व देख नहीं रहे, तो पढ़ाते हुए वह जानबूझकर क्रियाओं में परिवर्तन करता है, जिसके कारण विद्यार्थी पाठ्यक्रम पर, पाठ्यपुस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उद्दीपन की भिन्नता क्या है? उद्दीपन, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान नहीं होता, तो तब हम जानबूझकर शिक्षक जो है अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। जैसे बीच में कहानी सुना दी आपकी रुचि की, या फिर बीच में आपको जो पसंद हो, जैसे बीच में पिक्चर की बात छेड़ दी कि पठान पिक्चर आपने देखा या नहीं। ऐसी बात छेड़ देने से क्या होता है कि स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित हो जाए। जिनका फेवरेट हीरो शाहरुख खान होगा, या फिर दीपिका पादुकोण जिनकी फेवरेट हीरोइन होगी जॉन अब्राहम, तो उनका सीधा ध्यान कैसे मेरी तरफ आ जाएगा।
या फिर दूसरे कोई उदाहरण दे दिए, जैसे गर्लफ्रेंड का उदाहरण दिया, बॉयफ्रेंड का उदाहरण दिया, या फिर वैलेंटाइन डेज में क्या किया आपने ऐसा पूछा जाए, या फिर दिवाली की छुट्टी में क्या किया आपने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है। ये जो है कक्षा में शिक्षक करता है। क्यों करता है? क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो जाए और वो पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक की तरफ वो ध्यान से देखे और पढ़े। ये होगा उद्दीपन की भिन्नता। दूसरे, विन्यास प्रेरणा। जिस विषय की ओर बच्चे प्रेरित होते हैं उसे वे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ की प्रकृति पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। तो यहाँ पर विन्यास प्रेरणा क्या है कि जहां पर जो जो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है, समझ आता है, तो उनमें वो रुचि लेकर जो है ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन उनको समझ कब आएगा? जब एक शिक्षक अच्छे से पढ़ाएगा। तो कोई भी विषय बुरा नहीं होता, बुरा क्या होता है? उसे पढ़ाने का तरीका। अगर आपको अच्छी तरीके से पेपर 1 पढ़ाया जाए तो आपको पेपर 1 इतना अच्छा लगेगा कि आप हिंदी से ज्यादा पेपर 1 की तरफ ध्यान दोगे। अगर अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो आप पेपर 1 के रट लगाओगे, मुझे पेपर 1 ही पढ़ना है, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ना है। अगर आपको इसमें गहराई से रुचि हो जाए, आपको इतनी आसानी से अच्छे अच्छे उदाहरण देकर अगर समझाया जाए, अच्छे अच्छे वीडियो दिखाकर, फोटोज दिखाकर, उदाहरण देकर, ये सारी बातें बताकर आपको आसानी से जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाए, तो आपको पेपर 1 अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, आपको उसको पढ़ने में, लिखने में बहुत मजा आएगा। तो ये क्या है? इसी विन्यास प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा कब जगती है? जब शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। शिक्षक कब अच्छा पढ़ेगा? जब उसमें शिक्षण कौशल हो, यानी कि टीचिंग स्किल हो। अगर टीचर के पास टीचिंग स्किल है तो विन्यास प्रेरणा वो जगा सकता है। प्रेरणा क्या है? कि किसी विषय में रुचि जगाना विद्यार्थियों के मन में। ठीक है। उसके बाद अगला है संवरण। शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु का संक्षेपण कर किसी नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे प्रदूषण की पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हुए और उससे संक्षिप्त करके मनुष्य की स्वास्थ्य प्रकरण वाली नवीन पाठ्य वस्तु से संबंधित स्थापित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर क्या है? जोड़कर पढ़ाना। जैसे कि हम आपको हमेशा पढ़ाते पेपर 1 में और पेपर 2 में भी। अगर किसी एक की रचना आती है तो उसके साथ हम 10 बातें बताते हैं। अगर किसी एक कवि की रचना आती है तो उसकी बाकी रचनाएं हम बताते हैं आपको कि इसकी और बाकी ये रचनाएं, और इस पर इस आलोचक ने ये कहा था, उस आलोचक ने ये कहा था, इस कवि को इस आलोचक ने ये कहा था। ये जो प्रक्रिया है इसे संवरण कहा जाता है, कि जोड़कर पढ़ाना। एक बात निकली है तो उस बात से जो है पाठ्यक्रम से रिलेटेड दूसरी बात को जोड़ देना। ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ाना क्या होता है? टीचिंग स्किल होती है एक प्रकार की। तो आप एक विषय पढ़ा रहे हो तो उसके साथ दूसरा विषय जोड़ो, लेकिन ऐसा विषय जोड़ो जो कि पाठ्यक्रम में हो। ऐसा विषय ना जोड़ो जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है या फिर विद्यार्थियों के काम का नहीं है। तो उसे कहते हैं बातें बनाना। फिर एक प्रकार होता है बातें बनाना और दूसरा है पाठ्यक्रम को जोड़कर बनाना। तो पाठ्यक्रम को जोड़कर बनाना ये नहीं है कि कहानी बताओ, तो बताते बताते मैं अपनी गाँव की कहानी बताऊं कि मैं गाँव में क्या करता था, मेरी खेती क्या कितनी है, खेती मेरे खेत में क्या लगा है, ये क्या है? ये बातचीत करना होगा, टाइम पास करना हो गया। लेकिन संवरण में क्या है कि एक पाठ्यक्रम को पकड़कर दूसरे पाठ्यक्रम, जैसे यहाँ पर देखिए इसी को हम जोड़कर बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्रदूषण आ गया तो हमारे सिलेबस में जो है प्रदूषण का चैप्टर भी है, पर्यावरण का चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है। तो वहां पर हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ये सब जो बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये क्या है? जोड़कर पढ़ाना। यहाँ पर प्रदूषण का उल्लेख आया गया तो मैंने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में भी इसके बारे में है आगे इस प्रकार। फिर इसके बाद शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। शिक्षक द्वारा कक्षा में शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ अशाब्दिक अंत प्रक्रिया के कुछ संकेतों वो हाव भाव का प्रयोग करता है। यह कौशल कक्षा में अंत प्रक्रिया को उपयोगी व प्रभावी बनाता है। तो मौन रहकर भी जो शिक्षक काफी कुछ बोल देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो एकदम खूंखार शिक्षक होते हैं, अपनी आंखें दिखाकर ये जो है कक्षा को शांत कर देते हैं। तो ये क्या है? अशाब्दिक संकेत है। अशाब्दिक संकेत क्या है? आंखों से संकेत किया कि चुप हो जाओ, या फिर आंखों से संकेत किया कि हाँ तुम्हारा उत्तर सही है, आंखें जो है ब्लिंक करके बताया कि तुम्हारा उत्तर सही है, या फिर स्माइल करके बताया कि तुमने अच्छा उत्तर दिया। तो ये क्या होता है? अशाब्दिक संकेत, जो कि ऑफलाइन क्लास में हो सकता है
ऑनलाइन क्लास में भी हो सकता है कैमरा अगर ऑन हो तो ये क्या है, अशाब्दिक संकेत, जिससे क्या होता है कक्षा में जो है कम्युनिकेशन होता है बिना वर्ड्स के, बिना वर्बल के जो कम्युनिकेशन होता है ये आंखों से। ये आंखें हम ब्लिंक करके या फिर स्माइल करके या फिर गुस्से से देखकर भी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। फिर विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी, ऐसा शिक्षण कौशल जिसके द्वारा एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु पूर्ण बलों के उचित चुनाव व उसके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है। विद्यार्थियों को शिक्षण क्रियाओं में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी जो कि कक्षा में होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, ऐसे शिक्षण कौशल में क्या है, शिक्षक जो है प्रश्न पूछकर, दूसरी बातें करके, असाइनमेंट देकर, प्रोजेक्ट देकर या फिर आपको सामने बुलाकर जो है किताब पढ़वाना या फिर आपको सामने बुलाकर आपका परिचय देना, इससे क्या होता है भागीदारी होती है कक्षा में। तो ये कक्षा के पहले दिन से ही शुरुआत होती है कि पहले परिचय पूछा जाता है। परिचय क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप कक्षा में भाग लो। तो इसके बहुत सारी जो है टाइप्स है जिससे आप जो स्टूडेंट को जो है भागीदार बना सकते हैं कक्षा में, जैसे प्रश्न पूछकर या फिर किसी को उसके बारे में जानकारी हो, ऐसे अलग अलग प्रश्न करके या फिर उसे खड़ा करके उसे कहा जाए कि आज का चैप्टर पढ़ो। ये सारी बातें जो है भागीदारी के अंदर आती है। फिर प्रश्नों की प्रभावशीलता, इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु को पढ़ाकर कुछ समय बाद विद्यार्थियों से उसी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इससे विद्यार्थियों को अनुक्रियाओं का अधिक अवसर मिलता है, साथ ही पाठ्य वस्तु का रिवीजन भी हो जाता है। ये क्या प्रश्नों का प्रभावशीलता, ये तो सभी को पता है और ये हम कक्षा में हमारे करते ही है कि पिछली कक्षा के प्रश्न जो है हम दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में पूछते हैं, या फिर 2-3 पीपीटी के बाद जो है पिछली पीपीटी के बारे में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कभी कभी जो 2-3 क्लास पुरानी प्रश्न है वो भी बीच बीच में हम पूछते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो सकारात्मकता का वातावरण निर्माण होता है कक्षा में, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, कक्षा में सारे स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं सब स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, उससे एक तो रिवीजन भी हो जाता है, स्टूडेंट का अध्ययन भी हो जाता है और कक्षा में ध्यान भी रहता है और कक्षा शांत भी रहती है प्रश्न पूछने पर। ये भी एक कक्षा में जब प्रश्न पूछे जाता है तो बदमाश बच्चे भी जो है मस्ती नहीं करते उस समय। तो प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा हथियार होता है शिक्षक का। जब कक्षा में ज्यादा बातचीत होती है तो शिक्षक जो है इस हथियार का प्रयोग करता है, ब्रह्मास्त्र का। फिर खोजपूर्ण प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता अथवा अपूर्ण या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करने अथवा सही उत्तर की दिशा में हल ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। इसे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। तो ये भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपका अगर प्रश्न गलत होता है तो हम कहते हैं कि ये गलत है, दूसरा थोड़ा सोचो, फिर से सोचो, फिर से ट्राई करो। या फिर ऐसी कोई रचना है जिसका उत्तर, उसकी अगर एक कवि की रचना है तो उसकी दूसरी रचना हम बोलकर जिससे याद आ जाए कि यही कवि है आंसर। तो ऐसे जो है घुमा फिरा कर या फिर उसकी हिंट देकर जो है आपको उत्तर की तरफ बढ़ाया जाता है, आपको उत्तर प्राप्त किया जाता है। तो उसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है कि विद्यार्थियों को स्वयं से उत्तर मिलना चाहिए, कि हम उनको मदद ना करें, उनको हिंट दे दे। अगर उसे कुछ गलती हो रही है थोड़ी सी तो उसे हिंट दिया जाता है, उसके प्रश्न से मिलती जुलती बातें की जाती है या फिर उसका सार बताया जाता है, जिससे क्या है वो सही प्रश्न तक पहुंच पाए जल्दी। इसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। फिर उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए उच्च स्तरों के प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थियों की जानकारी तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं और वे जीवन में सफल होते हैं। तो देखिए उच्च स्तरीय प्रश्न प्रयोग का क्या होता है, जैसे कभी उदाहरण भी देते हैं तो आपको हम जानबूझकर ऐसे उदाहरण देते हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हो, या फिर हमारे साहित्य से जुड़े हुए, या फिर हमारे जो है बड़े जो ग्रंथ है उनसे हम उदाहरण हमेशा लेते हैं। जैसे रामचरितमानस से हम उदाहरण हमेशा लेते रहते हैं, जिससे क्या है आप में सुसंस्कृति बने रहे, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसकी आपको जानकारी हो, आपकी करंट अफेयर्स की जानकारी हो। कभी कभी हम जो है हाल फिलहाल की जो न्यूज है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है प्रश्नों की संख्या उच्च स्तर हो जाता है, जिससे आपकी कक्षा के साथ साथ जो है आपका
बाकी का भी विकास हो जाए, मतलब करंट अफेयर्स का भी विकास हो जाए, समाज दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम कभी कभी साहित्य में भी हम कभी कभी समाज शास्त्र की बातें बता देते हैं, आपको दर्शन शास्त्र की बातें बता देते हैं, जिससे आपकी वो भी विषय जो है अगर आपने पढ़े ना हो तो उसकी भी आपको जानकारी हो जाए। फिर व्यवहार वो अभिज्ञान वो उस पर ध्यान देना। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके व्यवहारों के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बैठाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रियाओं का यथेष्ट ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। व्यवहार और अभिज्ञान वो उस पर ध्यान देना, यानी कि इसमें क्या है कि तालमेल बैठाना होता है शिक्षक को कि विद्यार्थियों की पसंदीदा चीज क्या है, उनकी रुचि किसमें है, किस विषय में उनकी रुचि है और किस विषय में अरुचि है। तो अरुचि वाले सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, पहले रुचि वाले सब्जेक्ट को पढ़ाना है, रुचि वाली बात करनी है, धीरे धीरे जो अरुचि वाले सब्जेक्ट को उनको सिखाना है। तो इस ऐसा भी ना हो कि दिन भर ऐसे विषय आपको पढ़ाया जाए जो कि आपको पसंद ही ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम धीरे धीरे कुछ बीच बीच में अरुचि वाले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर अच्छा सब्जेक्ट रखेंगे, और उसके पहले भी अच्छा रखेंगे, बाद में अच्छा रखेंगे, बीच में जो है अरुचि वाले सब्जेक्ट डाल देंगे। इससे जो है आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और रुचि वाले सब्जेक्ट भी आपके रुचिकर बन जाएंगे। उदाहरण देकर स्पष्ट करना तथा प्रयोग। पाठ्य वस्तु को स्पष्ट व सरल करने के लिए शिक्षकों को उदाहरणों की मदद लेनी होती है तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके कारण शिक्षक कार्य प्रभावी व बोधगम्य बन जाता है और बच्चे रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या उदाहरण देना, साथ ही साथ प्रयोग, यानी कि सामने कुछ दिखाकर, चीजें वस्तु दिखाकर, उनको प्रयोग करके दिखाकर। जैसे ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट को ये दिखाया जाता है प्रयोग करके, जिससे वो आसानी से समझ पाए चीजों को। और आपको प्रयोग करके कैसे दिखाएंगे हम, आपको, आप साइंस के जो स्टूडेंट हो नहीं, आप आर्ट्स के हो, तो आपके लिए क्या है, आपको वीडियो दिखाकर, कविता सुनाकर, कहानी सुनाकर, फोटो दिखाकर, ये प्रयोग करके हम जो आपको उदाहरण के साथ इनको जोड़कर अगर पढ़ाते तो आपकी रुचि भी बनी रहती है। फिर व्याख्यान देना। शिक्षक कक्षा शिक्षण में जब किसी ऐसे कथन का प्रयोग करता है जिससे विद्यार्थियों की बोधगम्यता में वृद्धि की जाती है, तो कथन आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रत्यय से संबंध रखते हैं। इसे ही व्याख्यान संबंधी कौशल कहा जाता है। फिर व्याख्यान आपको तो पता है, लेक्चर देना। फिर नियोजित पुनरावृत्ति। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारियों की संक्षेप में पुनरावृत्ति को जानी चाहिए। इससे विषय वस्तु को समझने और उन्हें याद रखने में आसानी होती है। एक शिक्षक में इस कौशल का होना आवश्यक है। यानी कि रिवीजन करना, पुनरावृत्ति, नियोजन पूर्ण पुनरावृत्ति, यानी कि हमारे जैसे नियोजन पूर्ण होता है कि हर क्लास की शुरुआत में हम थोड़ा रिवीजन करते, क्लास की एंडिंग में भी थोड़ा रिवीजन करते, ये हमारा नियोजन बद्ध जो है पुनरावृत्ति है। और फिर हम क्वेश्चन भी लेते बाद में। संचार पूर्णता। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के मध्य दी जाने वाली शिक्षा के दौरान संचार प्रक्रिया का निर्वाह सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। तथ्यों, व्याख्यानों तथा प्रयोगों आदि का संप्रेषण ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। साथ ही फीडबैक के द्वारा विद्यार्थियों को भी शिक्षण प्रक्रिया से प्रभावी तौर पर जोड़े रहना चाहिए। तो ये क्या है, संचार पूर्णता यानी कि कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन कब होगा, जैसे कि आप कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, एक होता है सेंडर, एक होता है सेंडर जो सेंड करता है, दूसरा होता है रिसीवर जो कि रिसीव करता है। लेकिन कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, जब रिसीवर जो है आपको फीडबैक देता है, जब फीडबैक मिलता है तो पूरा कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो यही कम्युनिकेशन शिक्षा में भी है। शिक्षक क्या करेगा, पढ़ाएगा, फिर विद्यार्थी क्या करेगा, उसे सुनेगा, ग्रहण करेगा, और उसके बाद वो प्रतिक्रिया देगा कि सर हाँ मुझे समझ आ गया, या फिर सर मुझे इस प्रश्न में डाउट है, सर मुझे इसका हल बताइए। ये क्या हो गया, इसे कहते हैं संचार पूर्णता। ये पूरी संचार होते हैं। पहले सेंडर होता है, सेंडर रिसीवर, फिर रिसीवर से क्या आता है, फीडबैक। लेकिन कम्युनिकेशन पढ़ते वक्त हम मीडियम को भी पढ़ेंगे डिटेल में बाकी, लेकिन एक यहाँ पर जो है एक बेसिक जानकारी आपको देने के लिए मैंने बताया कि एक सेंडर और एक रिसीवर, जब तक रिसीवर फीडबैक नहीं देता तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। ठीक है, जैसे इसे कैसे समझोगे आप,
इसे कॉल से समझिए। जैसे कॉल पर मैंने आपको हेलो कहा तो आपने मेरा हेलो सुना, तो क्या हो गया, मैं सेंडर हो गया, मैंने क्या सेंड किया, हेलो, और आपने क्या रिसीव किया, मेरा हेलो। लेकिन जब तक आप हेलो नहीं बोलोगे मुझे वापस से, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने सुना है और हमारा कम्युनिकेशन पूरा हुआ है। तो यही कम्युनिकेशन का बेसिक रूल है। बेसिक कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। फिर इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत से फिर मीडियम आता है, फिर नॉइस आती है कि किस प्रकार से दोनों में नॉइस आती है, यानी कि डिस्टर्बेंस कैसे आती है, अलग अलग प्रकार के नॉइस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संचार पूर्णता हमने पढ़ लिया। वे पढ़ेंगे डॉक्टर बी के पासी द्वारा दी गई शिक्षण कौशल की सूची। शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स की सूची उन्होंने दी है, पासी ने जो है, पासी के अनुसार एक जो हम ये भी देखेंगे उनकी सूची में क्या क्या है। अब तक तो जो जो सीखा है हमने ये बेसिक था, लेकिन अभी एक व्यक्ति के बारे में हम व्यक्ति के अनुसार सूची देखेंगे। इसके बाद एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सीमा जी, स्नेहा जी, सिंह जी, देवव्रत जी, रेखा जी, संजय कुमार जी, रुखसार जी, प्रियंका जी, किसी को कोई डाउट है? मनीष जी, किसी को कोई डाउट हो अभी अभी तक जो पढ़ा है इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, मतलब क्लिष्ट कुछ है नहीं इसमें, आसान सी बात है कि कक्षा में टीचिंग स्किल के बारे में हमने पढ़ा कि एक टीचर को किस किस प्रकार की टीचिंग स्किल का प्रयोग करना, इतना ही है इसमें। तो अभी अभी हम इसके बाद डॉक्टर बी के पासी की भी जो है टीचिंग स्किल की सूची देखेंगे। उसमें क्या है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखाना। अनुदेशात्मक यानी कि आपको जो बताया जाता है, जैसे कक्षा में हम जो पढ़ा रहे तो कहेंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, ये लिख लो, जो पढ़ाकर कहा जाता है कि लिखो नोटबुक में, उसे अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखना है। फिर पाठ का परिचय, कभी पाठ्यक्रम शुरू करते हुए हम पाठ का परिचय देते कि इस पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले। प्रश्नों की पूछताछ में प्रभावशीलता, यानी कि इसके बाद क्या है, बीच बीच में हमें क्वेश्चन आंसर करना चाहिए और उसमें जो है प्रभावशीलता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न पूछा जाए तो स्टूडेंट से भी अच्छे खासा फीडबैक आए, अच्छे खासे उत्तर आए, और फिर से कोई प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा प्रभावशीलता होनी चाहिए। फिर खोजपूर्ण प्रश्न, जो कि हमने बताया था कि जब प्रश्न के उत्तर ढूंढने में, उत्तर खोजने में विद्यार्थियों को कठिनाई आती है तो उसे कोई हिंट देकर, गेस देकर जो है उसको प्रश्न, गंतव्य प्रश्न तक लेकर जाया जाता है शिक्षक द्वारा। फिर समझाना या फिर स्पष्टीकरण करना, यानी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे बार बार उदाहरण देकर अच्छे से सरल भाषा में और सरल भाषा में जो है स्पष्ट करना होता है शिक्षक को। फिर उदाहरणों के साथ चित्रण करना, तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण देना जिसमें आप इमेजिन कर सको, जैसे माँ पिता के उदाहरण देना, घर के उदाहरण देना। जैसे आप, अगर मैं कहूँ कि आपके गांव में ऐसा ऐसा है, इससे क्या है, वो इमेजिनेशन, प्रतिबिंब बनेगा, बिंबवाद जैसे आप साहित्य में पढ़ते हो, तो आपके मन में बिंब उभरेगा कि गांव का, फिर वहां पर एक घर है, वहां पर आप बैठे हो, आपकी माँ है, ऐसा ऐसे उदाहरण देते हुए क्या होता है, आपको उसका चित्रण करने पर आपको ठीक से, एक तो आपके दिमाग में एक फोटो बन जाएगी, उससे क्या है आप जल्दी सीख जाओगे। फिर प्रेरणा विधि, प्रेरणा प्रेरणा विविधता, इसमें क्या है, मोटिवेशन। मैंने आपको जब शुरुआती दिनों में पढ़ाया था प्रेरणा का महत्व, तो मैंने एक उदाहरण भी दिया था मेरे सर का, कि जब मैं 12वीं में था तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया था लिखने के लिए कविताएं। तो उसी प्रकार से जो है विद्यार्थियों को प्रेरणा देना काफी महत्वपूर्ण है। सारे इन सभी बातों में जो है, इतनी सारी जो बातें हमने की है, इसमें सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेरणा विधि। अगर प्रेरणा ही नहीं होगी तो ये बाकी कहीं किसी काम की नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन ना हो तो गाड़ी में आप पेट्रोल भरा लो, सीट लगा लो, उसमें अच्छे अच्छे टायर लगा लो महंगे वाले, उसको अच्छे से कलर कर लो, किसी काम का नहीं अगर इंजन ही नहीं। तो प्रेरणा जो इंजन जैसा काम करता है कक्षा में विद्यार्थियों के लिए, तो प्रेरणा काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको भी जब आप शिक्षक बनोगे तो आपके विद्यार्थियों को प्रेरणा देती रहनी है, बार बार देनी है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको उनको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद फिर से उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। फिर मौन व गैर मौखिक संकेत, जो कि हमने यहाँ पीछे भी पढ़ा। गैर मौखिक यानी कि आंखों से, हाथों से इशारे करके जो है ये संकेत किए जाते हैं। जैसे आंखों से गुस्से से देखकर जो पूरी कक्षा को शांत किया जाता है, आपने देखा भी होगा शिक्षक द्वारा, तो ये उसमें आता है।
फिर सुदृढ़ीकरण, कक्षा में सुदृढ़ीकरण करना, फिर विद्यार्थियों की भागीदारी का बढ़ाना, जो आपको पता है कि प्रश्न पूछकर या फिर उनको असाइनमेंट देकर या फिर ग्रुप डिस्कशन करके, ये सारी बातों से भागीदारी बढ़ती है। फिर श्यामपट्ट का प्रयोग, श्यामपट्ट क्या है, अभी श्यामपट्ट का जमाना गया है, लेकिन ये अभी भी हमारे सिलेबस में विद्यमान है श्यामपट्ट। अभी श्यामपट्ट के बाद क्या आ गया, ग्रीन बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड आ गया। ग्रीन बोर्ड के बाद क्या आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया। व्हाइट बोर्ड के बाद क्या आए, प्रोजेक्टर्स आए। और प्रोजेक्टर के बाद क्या आए, अभी अभी आ चुके डिजिटल बोर्ड। तो अभी वर्तमान समय में डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं। तो इन सभी को जो है एक ही कैटेगरी में रखा जाए। श्यामपट्ट का अर्थ आप इन सारे से लेना है। श्यामपट्ट का प्रयोग तो आजकल हम नहीं करते, तो डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करते हैं हम। तो इन सभी को एक ही कैटेगरी में आपको रखना है। तो श्यामपट्ट का यहाँ पर आपको क्या अर्थ रखना है, श्यामपट्ट, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, इन सब पर पढ़ाना, इसका प्रयोग करना। फिर समापन की प्राप्ति, और इसके बाद मजबूत व्यवहार को पहचानना। ये सारे जो है टीचिंग स्किल है। किसने बताया ये सारी टीचिंग स्किल, पासी ने, बी के पासी ने, डॉक्टर बी के पासी ने। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। जो अच्छा शिक्षक होता है उसकी विशेषताएं क्या है, ये शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षक को विषय के संबंध में ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को, अगर जिस, जैसे हमारा पेपर 1 चल रहा है, अगर पेपर 1 के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर टीचर को जानकारी नहीं है तो वो पढ़ाएगा क्या। तो टीचर को क्या है, विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ये प्रश्न हमेशा एमसीक्यू में, पेपर में आता है कि शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल उसे ज्ञान होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात है कि पहले तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए। टीचिंग स्किल बाद में आती है, लेकिन पहले तो उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, फिर टीचिंग स्किल आएगी। तो शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या, कैसे पढ़ाना है, क्या और कैसे पढ़ाना है। तो हमें क्या पढ़ाना है आज, हमें अच्छे शिक्षक की विशेषता पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाएंगे, उसमें हम विधियां लेंगे कि हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसमें आपको कौन से बिंदु बताएंगे, कौन से उदाहरण देंगे। तो ये कैसे होगा, क्या में क्या आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, क्या में टॉपिक आएगा, और कैसे में विधि आएगी, किस प्रकार पढ़ाऊंगा, किस प्रकार के उदाहरण दूंगा, तो पीपीटी में क्या क्या रखना है, कौन सी बातों को रखना है, कौन सी बातों को काटना है, ये कैसे में आएगा। फिर उदाहरण लेने हैं, प्रश्न लेने, ये से कैसे में आएगा। ठीक है। तो किसी को हमारी कक्षा में इधर हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है। अच्छे शिक्षक की विशेषता और टीचिंग स्किल में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए जल्दी। किसी को डाउट है, कक्षा में ध्यान दीजिए सभी लोग। सभी लोग एक बार लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। कमेंट काफी कम आ रहे हैं ना। तो जो है आप थोड़ा क्लास को लाइक कमेंट किया कीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है कक्षा में हो, वो किस प्रकार से आ सकता है कि कक्षा में मोटिवेट करना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना कि तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपका पेपर हल होगा, इसी साल आप पास हो जाओगे। इससे क्या होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। उनके उत्तर जब वो सही उत्तर देते तो उनको मोटिवेट करना कि आपने, शाबाश, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, तो उनके लिए तालियां बजाना। इससे क्या होता है, कक्षा में सकारात्मक माहौल होता है, विद्यार्थियों में जो
प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अगर उनका सही जवाब होता है तो वो और लगन से पढ़ाई करते हैं। अगर उनका क्वेश्चन गलत हो गया तो उनको भी तब उनको आपको मोटिवेट करना है, सांत्वना देना है कि कोई बात नहीं, अगली बार आपका सही हो जाएगा, या फिर उनको जो है हिंट देना है जिससे वो खोजपूर्ण उत्तर की तरफ बढ़ सके और अपना उत्तर प्राप्त कर सके। इससे क्या होगा, सकारात्मक माहौल कक्षा में होगा। तो हमेशा जो है कक्षा में सकारात्मक माहौल आपको रखना है, ठीक है। तो आज बहुत से नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जो क्लास में जुड़े हैं, सभी को जो है प्रणाम, जो नए स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे क्लास में। तो इसके बाद एक कक्षा के वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखना। तो ऊर्जावान बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, बीच बीच में आपको चुटकुला सुना दिया, बीच बीच में आपको जो है हंसी मजाक कर लिया, कहानी कविता बता दी, या फिर आपके साथ थोड़ी सी बात कर ली, आजकल क्या चल रहा है ये वो। तो इससे क्या होता है, कक्षा में ऊर्जावान बना रहता है। फिर बीच बीच में क्वेश्चन पूछकर, और अगर कक्षा में क्वेश्चन के उत्तर स्टूडेंट देते तो उनमें और ज्यादा मोटिवेशन आता है, और ज्यादा एनर्जी के साथ जो है कक्षा में जुड़ जाते हैं। तो ये बीच बीच में जो हमें करते रहना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करें और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करें। जैसे ही अच्छे कक्षा में जो प्रदर्शन करते हैं स्टूडेंट, उनको क्या किया जाता है, उनको मेडल दिया जाता है, और एनुअल फंक्शन में जो है उनको जो सम्मानित किया जाता है, या फिर कभी कभी मंथली में, या फिर कभी कभी कक्षा में भी छोटी सी एग्जाम दी जाती है, उनको चॉकलेट दिया जाता है, पेन दी जाती है, या फिर किताब दी जाती है, पुस्तक या फिर नोटबुक दी जाती है। इससे क्या होता है, उनकी प्रशंसा करने से क्या होता है, उन्हें मोटिवेशन आ जाता है, वो और लगन से जो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो मूल्य तो छोटा होता है उन पेन का, 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन उससे जो मोटिवेशन मिलता है विद्यार्थी को, वो जो है उसकी कोई तुलना नहीं है किसी पैसे से। तो ये जो बीच बीच में जो सारे शिक्षक करते रहते हैं, एक अच्छे स्कूल में ये सब कुछ हमेशा होता रहता है। शिक्षण में विविधता तथा रोचकता का समावेश हो, जिससे कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों में वे अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसके बाद वही है, बेसिक सी बात है कि रोचकता लानी चाहिए। और अंतिम छोर तक जो विद्यार्थी, यानी कि ये देखिए कि कक्षा में जो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई से लेना देना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जो है मस्ती मजाक इससे लेना देना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ी सी मस्ती मजाक भी चाहिए और थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट को जो है खुश रखना पड़ता है शिक्षक को। तो जो हंसी मजाक वाले स्टूडेंट है उनके साथ हंसी मजाक करनी पड़ती है, जो सीरियस स्टूडेंट है उनको सीरियस बातें भी बतानी पड़ती है, और अंत में जो है उनकी सारी समस्या जो भी होती है उनको सुलझाना पड़ता है। इसलिए हम जब कक्षा बंद समाप्त करते हैं उससे पहले हम 5 मिनट पूछते हैं आपको, आपका कोई डाउट तो नहीं है। क्यों पूछते हैं? जिससे आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, आपकी समस्याएं हल हो जाए। इसके बाद शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। तो क्या है, मूलभूत तो ज्ञान होना ही चाहिए, और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसका? सब्जेक्ट का नॉलेज, बेसिक नहीं एडवांस नॉलेज। तो हर शिक्षक को अपनी कक्षा का जो है नॉलेज होता है, जिस विषय को पढ़ाने जा रहा है उसको जो है उसने पहले पढ़ा है, उस परीक्षा को उसने पहले पास किया हुआ होता है, उसके पास उसकी जानकारी पहले से ही होती है। ये होना चाहिए। अगर ये ना हो तो वो शिक्षक ही नहीं होता। वो पढ़ाएगा क्या अगर उसके पास टीचिंग सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है? तो कैसे पढ़ाएगा? फिर शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। ये सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है लगभग इंडिया के जो है 60 से लेकर जो है 70% टीचर में ये पॉइंट मिसिंग होता है। ये पॉइंट मिसिंग होता है। देखिए इसमें क्या आता है, पूर्वाग्रह में कैसे आता है, जैसे आपको क्लास में पूछा जाए कि कौन कहाँ से है, तो यहाँ पर एक पूर्वाग्रह बनते हैं कि मेरी जाति का कौन है, मेरे धर्म का कौन है, मेरे गांव का कौन है। ये सारे माइंडसेट आपको आमतौर पर शिक्षकों में दिखाई देते, विद्यार्थियों में भी दिखाई देते कि ये मेरे गांव का टीचर है, इसीलिए मैं इनका फैन बॉय हूँ, इसीलिए मैं इनकी चमचागिरी करूंगा, इसलिए मैं इनका सारी बातें को मानूंगा। ये जो आपको दिखाई देते, क्लास में भी दिखाई देते, ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो, जहां तहाँ दिखाई देते कि टीचर भी इस पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता कि ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा प्रिय स्टूडेंट है, या फिर मेरे गाँव का है। ऐसी मानसिकता किसी टीचर में नहीं होनी चाहिए। टीचर के लिए हर व्यक्ति समान है।
टीचर के लिए हर जाति का, हर धर्म का स्टूडेंट उसके लिए स्टूडेंट ही होना चाहिए। भले उसकी जाति का हो, भले उसकी जाति का ना हो, भले ही वो धार्मिक हो, निधर्मी हो, किसी प्रकार का हो, उससे उस शिक्षक को जो कक्षा के अंदर आने पर उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाहर भले ही आप किसी धर्म में हो, लेकिन कक्षा के अंदर आपका कोई धर्म नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा के अंदर हूँ तो मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई लिंग भी नहीं है। मैं यहाँ पर पुरुष बनकर नहीं आया, मेरे लिए पुरुष भी समान है, स्त्री भी समान है। और अगर हमारे क्लास में अगर थर्ड जेंडर का भी कोई विद्यार्थी आएगा तो वो भी मेरे लिए समान है। तो आपको लिंग, धर्म, जाति इस सब को छोड़कर जो है कक्षा के अंदर भीतर पढ़ना पड़ता है। आप किस शहर से आते हो, आप किस राज्य से आते हो, इस सब से जो है शिक्षक को कभी लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमेशा कि शिक्षक इन बातों को याद रखते हैं और इस प्रकार से व्यवहार भी करते हैं। लेकिन सभी शिक्षक नहीं करते। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि इन सभी से दूर रहते हैं, और जो दूर रहते हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ते हैं, बड़े शिक्षक बनते हैं। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से बताया, क्योंकि आने वाले आपके भविष्य में भी आपको ऐसी बातें नहीं करनी कि आपकी जाति का कौन सा स्टूडेंट है, आपके गांव का कौन सा स्टूडेंट है, इसलिए उसे आप फेवर ना कीजिए। कभी कभी भी नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। भले आपका क्लास के बाद आपको जो भी करना हो वो कीजिए, लेकिन कक्षा के अंदर ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा, ठीक है। जब आप शिक्षक बनेंगे या फिर आप स्टूडेंट भी है तो स्टूडेंट लाइफ में भी आपको ऐसी बातें कभी भी शोभा नहीं देती, शिक्षक को भी शोभा नहीं देती, और आप जैसे या हायर लेवल के स्टूडेंट को भी ये बातें शोभा नहीं देती। शिक्षक का अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। भले ही अगर कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है तो भी उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये कुछ कर सकता है। अगर उसे परीक्षा में पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसे पढ़ाना चाहिए कि जिससे वो परीक्षा में पास हो जाए। तो इसका क्या है, विश्वास से लेना देना है। तो विश्वास करो, ट्रस्ट करो कि अगर वो कमजोर है लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो पास हो सकता है। ये शिक्षक में हमेशा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए कि क्लास ठीक से चल रही है। यहाँ पर मुझे बफरिंग दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। जरा स्टूडेंट ये बताइए कि क्लास ठीक से चल रही है या नहीं। शिक्षक विद्यार्थी संबंध सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल जो खत्म होता जा रहा है कि शिक्षक की जो है आपको संबंध जो आपको रिस्पेक्ट हमेशा करने चाहिए। चाहे शिक्षक कभी कभी शिक्षक से कोई गलती भी हो जाए पढ़ाते समय, तो भी आपको एक सम्मानजनक उनका जो आदर है, उनकी जो पद है, उसकी गरिमा को आपको निभाना ही होगा। अगर शिक्षक की बात अगर गलत हुई है तो आप उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बात हो सकती है क्या, ऐसे इस प्रकार से आप बोलना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि सर मेरा सही है और आपका गलत है। आप क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो और वो एक शिक्षक है, तो शिक्षक का पद हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है और हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो आपको अगर लगता है कि शिक्षक का कोई प्रश्न गलत हुआ है तो आपको जो है प्यार से, स्नेह से, अच्छी तरीके से बताना है कि सर क्या इसका उत्तर ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी सीमित जानकारी में मुझे लगता है कि ये ऐसा, इसका उत्तर ये हो सकता है। इस प्रकार से आपको वार्तालाप करना है शिक्षक के साथ हमेशा। तो संबंध क्या होना चाहिए, सद्भावपूर्ण और सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण होने चाहिए। और ये करते हुए विद्यार्थी शिक्षक का भी होता है कि जब शिक्षक विद्यार्थी से बात करता है तो वो भी एक सम्मानपूर्ण भाषा का ही प्रयोग करता है। शिक्षक के भले ही वो उम्र में छोटा हो विद्यार्थी, उससे 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन उससे सम्मानजनक भाषा में ही बात करता है एक शिक्षक हमेशा। और शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों की सुनता भी है। अगर विद्यार्थी की बात गलत भी हो तो उसे पूरी तरह से सुनेगा, उसे उसको उसकी गलती बताएगा, या फिर शिक्षक की अगर कोई गलती हो तो वो उस गलती को मानेगा भी विद्यार्थी के सामने, एक अच्छा शिक्षक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विद्यार्थियों को जो है अपनी भाषा को छोड़कर जो है अंडे चंडे कुछ भी बक देना होता है। ये इसका जो है ध्यान विद्यार्थियों को रखना होता है खास तौर पर, क्योंकि शिक्षक तो इसका ज्यादातर आप देखेंगे कि शिक्षक इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो टीचर बने हुए तो इससे पहले उन्होंने काफी पढ़ाई की होती है, तो उनमें वो भाव पहले से विद्यमान होते हैं मैक्सिमम टीचर में। लेकिन विद्यार्थी समय में जब आप युवा होते हो तो कभी कभी क्या होता है कि
कभी कभी गुस्सा जल्दी आ जाता है इस उम्र में, गुस्सा, प्रेम, सारे जो हमारे संवेदन होते हैं, संवेग होते हैं हमारे, वो काफी एक्टिव होते हैं। तो हमारा एक बार अगर कक्षा में किसी शिक्षक की एक गलती हो गई तो क्या होता है, अचानक से जो है 30 मार खा बन जाते हैं स्टूडेंट, और उस जो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते टीचर को। ये जो है ये आपको जो है कम करना चाहिए। आपको बताने का आपका ऐसा तरीका हो कि शिक्षक को भी बुरा ना लगे, ना कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को ना बुरा लगे, और आप भी जब आपकी आवाज सुनो, आपकी भाषा सुनो, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने सही बोला था। तो इस सारी बातों को जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात आपने कही दी तो क्या होती है, रिकॉर्ड, ऑनलाइन में तो सारी बातें रिकॉर्ड होती है। एक बार आपने कुछ बोल दिया, एक बार आपने कुछ कमेंट कर दिया, तो वो हमेशा के लिए जो है वहीं पर सेव हो जाता है। तो आप जब 20 साल 30 साल बाद उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे टीचर के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे दूसरे विद्यार्थियों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी बातों का आपको जो ध्यान रखना पड़ता है। तो शिक्षक विद्यार्थी संबंध जो है सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक सहायक सामग्रियां क्या होती है हमने पढ़ी है। शिक्षक सहायक सामग्री में क्या आती है, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे तो मैं पहले आपको ऑनलाइन शिक्षक सहायक सामग्री बताऊंगा। जैसे मैं आपकी एक क्लास ले रहा हूँ तो अभी मेरे पास शिक्षक सहायक सामग्री कौन सी है, पहली सामग्री है तो पहली है लैपटॉप, दूसरा क्या है पेन टैब, तीसरा क्या है स्मार्टफोन, चौथा क्या है माइक, पांचवा क्या है सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स में कौन से, आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, फिर ओबीएस जिससे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब। ये क्या है, मेरे सहायक सामग्रियां हैं। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो मेरी क्या होती, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, या फिर प्रोजेक्टर, फिर उसके बाद इसके साथ चौक हो गया, या फिर वो बाकी जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो सारी जो है शिक्षक सहायक सामग्रियों में आती है। ठीक है, तो ऑनलाइन की भी शिक्षक सहायक सामग्री बता दी मैंने, ऑफलाइन की भी बता दी। तो ये सभी का प्रयोग अच्छा शिक्षक करता है। ठीक है जी। पीपीटी, पीपीटी को हम क्या कहते हैं, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको ही शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वो सॉफ्टवेयर। इसके बाद शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां हम शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु का को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु, साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। तो शिक्षण विधियां क्या है, जिससे आपको पाठ्यक्रम सरल हो जाए और आपको उसका नॉलेज आ जाए, बोधगम्य हो यानी कि समझने लायक हो। इसके लिए जो भी टीचर विधियां अपनाता है, जो भी कार्य करता है, उसे शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षण विधि का संबंध शिक्षक के व्यक्तित्व एवं योग्यताओं से होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ उनकी परिस्थितियों का भी समावेश रहता है। प्रत्येक शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यताएं, क्षमताएं होती है। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आगे शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। हम शायद आगे बढ़ गए क्या। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं। शायद हम आगे बढ़ गए केंद्रित पर, यहाँ पर से शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यता, क्षमताएं होती है। इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किंतु संभव है एक शिक्षण विधि किसी शिक्षक के लिए अनुकूल हो तो दूसरे शिक्षक के लिए अनुपयुक्त। तो हर एक के लिए अलग अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट फैकल्टी के लिए भी जो अलग होता है, उसकी योग्यता, शिक्षक की योग्यता पर भी ये निर्भर करता है। शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य होता है कि शिक्षक कक्षा के वातावरण में पाठ्य वस्तु को इस प्रकार समझाए कि वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए और मेधावी को भी। शिक्षण विधियों को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है, शिक्षक केंद्रित विधियों और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। तो सबसे पहले हम शिक्षक केंद्रित विधियां पढ़ेंगे। तो दो प्रकार क्या है, एक शिक्षक केंद्रित है और एक विद्यार्थी केंद्रित विधियां है। शिक्षण विधियों में दो प्रकार है।
किस लिए प्रयोग की जाती है कि कक्षा में जो है आपको जो नॉलेज आपका जो है सुगम बने, आपको जल्दी और आसानी से जो बातें समझ आए, इसी के लिए जो हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला है शिक्षक केंद्रित विधियां। इसमें क्या है, इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से औपचारिक और कठोर होता है। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं, उन्हें कुछ सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ के नहीं। इस वजह से उनकी सहभागिता सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रहती है। शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर से केंद्रित जो विधियां हैं, इसमें क्या होता है व्याख्यान विधि। जो आप जब 12वीं कक्षा के बाद या फिर 11वीं 12वीं में जब आते हो तो सबसे ज्यादा शिक्षण केंद्रित विधियों को प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो टीचर कक्षा में आएगा और वो जो डेस्क के सामने खड़ा रहेगा अपने, और वहीं से जो आपको पढ़ाएगा और वहीं से निकल जाएगा। तो ये से क्या कहते हैं शिक्षक केंद्रित विधियां, जहाँ पर सिर्फ सारा कंट्रोल शिक्षक के पास है। वो ना स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा है, ना स्टूडेंट से बात कर रहा है, ना ही स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं अपने ओर से जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं हम, शिक्षक केंद्रित विधि। यानी कि लेक्चर, जब कोई टीचर लेक्चर देना शुरू कर देता है तो उसे शिक्षक केंद्रित विधियां कहा जाता है। और इसे अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। दूसरा नाम अनुदेश यानी कि आदेश देना विद्यार्थियों को, सिर्फ पढ़ाना, इंस्ट्रक्शन देना, इसे ये अनुदेशात्मक विधि कहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि को। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं और शिक्षक के साथ प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वही दूसरी ओर विद्यार्थियों का एक समूह ऐसा भी होता है जो सिर्फ व्याख्यान को सुनता है लेकिन प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता था। और तीसरा एक प्रकार भी होता है इसके अलावा, जो कि हमेशा होता रहता है कक्षा में लेक्चर शुरू होने के बाद, बोरिंग लेक्चर है वो कहकर सोने वाला। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए। एक तो है जो मेधावी छात्र होते हैं वो लेक्चर विधि से भी समझ सकते हैं बातों को। जो मेधावी छात्र होते हैं उनको कैसा भी टीचर मिल जाए वो पढ़ेंगे ही, उन्हें बुरा टीचर मिल जाए अच्छा टीचर मिल जाए, क्योंकि उनकी खुद की क्षमता काफी प्रबल होती है। तो उनको खराब टीचर मिल जाता है, उसके बावजूद भी जो है वो अच्छे अंकों के साथ पास हो जाते हैं। और ये एक बात होती है कि एक बार आप स्कूल से कॉलेज की तरफ चले जाते हो, यानी कि हमारे महाराष्ट्र में जो है 11वीं 12वीं को जूनियर कॉलेज कहा जाता है, बहुत से स्टेट में जो है उसे स्कूल ही कहा जाता है 11वीं 12वीं को। तो 11वीं 12वीं या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब आप चले जाते हो तो आपको जो है हाथ पकड़कर कोई पढ़ाता नहीं है, रट्टा जो है कोई मरवाता नहीं है आपको, या फिर आपको कोई पूछता नहीं कि आपको आया नहीं आया, या फिर ये भी नहीं पूछा जाता कि आप क्लास में आए या नहीं। आप बंक भी करोगे क्लास, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर टीचर्स नहीं होते, वहां पर सारे प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, और उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो आएंगे कक्षा में एक जगह पर खड़े रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। बहुत सी क्लासेस में ऐसा ही होता है, और ये उनका काम भी वही है, इसलिए उनको व्याख्याता भी कहा जाता है हिंदी में, क्योंकि उनको होता ही है, क्योंकि ये लेवल ऊपर का है और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, लेक्चर दिया जाता है, हाथ पकड़कर समझाया नहीं जाता। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, प्रोफेसर होने के बावजूद वो उनमें टीचर वाले गुण होते हैं, यानी कि वो हाथ पकड़कर पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट का। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट टीचर होते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सबके साथ देखते हैं, उनकी कॉपियां चेक करते हैं। ऐसे टीचर भी आज भी भारत में मौजूद है, लेकिन ये कोई कंपलसरी है ही नहीं उनके लिए भी। ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि आपको ऐसे पढ़ाना है, आपको सिर्फ लेक्चर देना, इतना ही कहा जाता है। तो ज्यादातर ऐसे प्रकार की जो शिक्षक केंद्रित विधि आपको कहाँ मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी, कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसमें क्या होता है, जो मेधावी छात्र होते हैं वो तो समझ पाते हैं, प्रश्नोत्तरी कर पाते हैं, लेकिन जो जो थोड़े कम मेधावी छात्र है वो जो है सिर्फ सुन पाते हैं। तो जितना उन्होंने सुना उसमें तो उनको आधा आ जाता है, आधा भूल जाते हैं। ये बातें हैं। फिर शिक्षक प्राय इस विधि में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। ये कर्तव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं इस विधि में। उसके 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या है, विद्यार्थियों को वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं की जानकारी प्रदान करना। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों द्वारा विशेषताओं को स्मरण रखना। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं की सूचनाओं का पुनर्वहन करना। तो पहला क्या है, वस्तुओं का सामान्य विशेषताओं का जानकारी, यानी कि पहले
आपको बेसिक नॉलेज देना है कि क्या हम पढ़ने वाले क्या सब टॉपिक है, और टॉपिक की जो बेसिक जानकारी आपको पहले दी जाती है। फिर विद्यार्थी द्वारा विशेषताओं को स्मरण रखना, तो उनमें जो भी मेन पॉइंट है उनको जो आपको याद रखना है, रट्टा करना है, रट्टा मारना है, ये बातें भी जो है करवानी पड़ती है लेक्चर जब देते हैं हम। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं की सूचनाओं का पुनर्निर्वाह करना, यानी कि एक बार रिवीजन करवाना। पहला क्या है, पहला बेसिक फंडामेंटल आपको बताना कि बेसिक जानकारी देना, फिर जो मेन पॉइंट्स है टॉपिक उनको याद करवाना, और उसके बाद रिवीजन करवाना। ये 3 पॉइंट जो है जब हम लेक्चर विधि देते हैं इन 3 पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो है हम एक चार्ट है यहाँ पर, एक चार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक केंद्रित विधि का रेखा चित्र है, जो बायरोन जी और मेसी आल्स द्वारा दिया गया शिक्षक केंद्रित विधि का रेखा चित्र है। इसमें क्या है, आधारित विमा और तथ्य एवं सूचना, और इसके नीचे क्या है, तथ्यों को याद करना। तो तथ्यों को याद करने की इधर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड की जगह पर, यहाँ पर मेरा पॉइंटर काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है इस साइड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें कार्य करना पड़ता है। तो तथ्यों को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, आधार विमा और तथ्य एवं सूचनाएं, उससे क्या है तथ्यों को याद करना। फिर प्रक्रियात्मक विमा, इसमें क्या आता है, पुनरावृत्ति, स्मृतिकरण, शिक्षक का दबाव और निरंकुशता यानी कि नीरसता। और इसके प्रतिक्रियात्मक विमा में क्या है, दूसरा शिक्षक एक शासक की भांति, शिक्षक एक कार्य करने वाला, व्याख्यान केंद्रित उपागम। तो ये सभी जो पॉइंट्स है ये लेक्चर विधि के बारे में बताया जा रहा है। लेक्चर विधि में क्या होता है, ये नीरसता आ जाती है क्योंकि शिक्षक जो है वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, और शिक्षक का दबाव भी होता है पढ़ाई के ऊपर एक प्रकार से। पर स्मृतिकरण और पुनरावृत्ति जो है इसके पॉइंट्स है। और यहाँ पर नीचे औपचारिक एवं प्रतिरोधात्मकता और पर्यावरण विमा, ये सारी जो बातें हैं ये शिक्षक केंद्रित स्थिति के लिए है। शिक्षक केंद्रित स्थिति और विद्यार्थी का कठोर स्थान प्रबंधन। फिर नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं करना, यानी कि जैसे हम नई तकनीकों का प्रयोग करें, जैसे आपको पीपीटी में पढ़ा रहे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पेन टैब से पढ़ा रहे हैं माइक के साथ, ये सारी विधियां जो नहीं की जाती। यानी कि ये जो शिक्षक केंद्रित विधि है इसको आपको बेसिकली ये मानना है कि वो पुरानी विधि है और ज्यादा कारगर नहीं है, जिसे आपको छोड़ना है। तो कौन सी विधि आपको अपनानी है, विद्यार्थी केंद्रित। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है शिक्षक केंद्रित में क्या है कि ऐसी विधि जहाँ पर जो टीचर लेक्चर देता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के कॉलेज में कि टीचर आता है, एक जगह पर खड़ा होता है और भाषण देता है और निकल जाता है, तो इसे शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। और एक विधि जो है पुरानी हो चुकी है और किसी काम की नहीं है। तो अच्छी विधि कौन सी है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की है। पहला है व्याख्यान विधि, फिर व्याख्यान प्रदर्शन विधि तथा ऐतिहासिक विधि। तो 3 प्रकार की। पहला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आपको सभी को पता है क्या है, कि लेक्चर देना, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा कक्षाओं में। नॉर्मली यही विधि का प्रयोग किया जाता है हायर क्लास में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। की व्याख्यान विधि क्या है कि आकर सिर्फ बताना बातें एक जगह पर खड़े होकर, जैसे नेता भाषण देते हैं उस टाइप से अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसे आपको कौन सी विधि मानना है, व्याख्यान विधि मानना है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने जैसा व्याख्यान विधि में। लेक्चर मेथड, भारतीय परंपरा में व्याख्यान विधि शुरू से ही गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है। प्राचीन काल में विभिन्न दृष्टांतों, कहानियों व पहेलियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। इस शिक्षा को अनौपचारिक रूप से मौखिक शिक्षा भी कहते हैं। जैसे जैसे गुणोत्तर रूप से शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे यह विधि शिक्षकों के मध्य लोकप्रिय होती गई।
इस विधि में शिक्षक सुनियोजित ढंग से वो विषय वस्तु की क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करता है। इस विधि में संवाद एक पक्षीय होता है। संवाद एक पक्षीय यानी कि वन वे कम्युनिकेशन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। विद्यार्थियों को बिना किसी तर्क के शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना होता है। अगर व्याख्यान में किसी बिंदु को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है तो श्यामपट्ट पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाता है ताकि व्याख्यान में सजीवता व रोचकता बनी रहे। व्याख्यान विधि विज्ञान की तुलना में कला संकाय के विषय हेतु अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। तो ये देखिए व्याख्यान विधि क्या होती है। व्याख्यान विधि वही है, परंपरा से हमारे गुरुकुल में चली आ रही है कि टीचर सामने बैठा रहता है और वो भाषण देता है एक प्रकार से, और सारे स्टूडेंट जो उसे सुनते हैं। वहां पर स्टूडेंट कभी टीचर को बीच में टोकते नहीं है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसका अर्थ बताओ, या फिर ये अच्छा है बुरा है समझ नहीं आ, कुछ नहीं। टीचर बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसे व्याख्यान विधि कहते हैं। और ये हमारी भारतीय परंपरा में गुरुकुल पद्धति से, गुरुकुल परंपरा से ही चलती आ रही है। क्योंकि वहां पर गुरुकुल परंपरा में क्या होता था, 10-12 बच्चे ही होते थे, लेकिन आज देखिए 1000-2000 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। तो आज के जमाने के लिए ये विधि कारगर नहीं है। आज का जमाना डिजिटल हो चुका है। आज के जमाने में जानकारी इतनी बढ़ चुकी है, ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। जो आधुनिकता हमारे आई तो वहां पर ज्ञान का विस्फोट हो गया कि इतना बड़ा ज्ञान बन चुका है। पहले ज्ञान सीमित था, थोड़ा सा ही था, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी के आने बाद इतना ज्ञान बढ़ चुका है, इतने सारे फैकल्टीज हो चुके हैं। पहले फैकल्टीज क्या थी, थोड़ी सी कला शाखा थी, काव्य लिखना या फिर क्षेत्रीय धर्म निभाना या फिर व्यापार करना या फिर जो सेवा करना। ये बेसिक ही 4 ओरों में जो 4 काम थे, इतना ही बेसिक जो नॉलेज था, इतना ही बेसिक जो पढ़ना भी था काम का। और ज्यादातर ऐसा भी था कि एक ही वर्ण के लोग पढ़ते थे, सारे वर्ण के लोग भी नहीं पढ़ते थे, तो तब व्याख्यान विधि उससे काम चल जाता था। लेकिन आज के वर्तमान समय में हम व्याख्यान विधि का प्रयोग ना बच्चों के लिए कर सकते, छोटे बच्चों के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए, और ना जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए भी अभी करना नहीं होगा। अभी यहाँ पर बहुत से डिजिटल बोर्ड लाकर फिर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, वीडियोस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बहुत से अलग अलग एनिमेशन के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पढ़ाया जाता है। और इसमें आगे क्या लिखा गया कि कला संकाय यानी कि हमारी आर्ट्स में जो है व्याख्यान विधि ज्यादा दी जाती है। साइंस में तो इसका प्रयोग हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस पूरा प्रयोग के माध्यम से चलता है, उन्हें प्रयोग करके दिखाना पड़ता है। तो साइंस में जो साइंस आ गया, मैथ आ गया, और साइंस की बाकी शाखा, क्योंकि साइंस में 2 ही सब्जेक्ट है, एक साइंस है और दूसरा मैथ है, और उन्हीं की सारी शाखा है उसमें। तो साइंस में जो भी शाखा है उनको जो व्याख्यान विधि से हम पढ़ा नहीं सकते। लेकिन आर्ट्स में जो है जैसे साहित्य हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इस सभी को जो है, भूगोल हो गया, इसको जो है आपको भूगोल, जो एक भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि है आर्ट्स में लेकिन है पूरा साइंस का सब्जेक्ट। भूगोल ऐसा एकमात्र विषय है जो कि है गलती से आर्ट्स में, लेकिन है वो पूरा साइंस का सब्जेक्ट। उसमें आर्ट्स के कोई गुण आपको कम मिलेंगे, साइंस के गुण वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्रमबद्धता है, फिक्स उत्तर होते हैं भूगोल में। हम वहां पर बातें नहीं कर सकते। तो बाकी जो कला के सब्जेक्ट है जितने भी आपको पता है, उनमें जो है व्याख्यान विधि ज्यादा कारगर होगी साइंस की तुलना में। यही है व्याख्यान विधि के गुण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विषय वस्तु को कम समय में द्रुत शिक्षा द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रभावशाली और आकर्षक शिक्षण विधि। ये प्रभावशाली और आकर्षक है क्योंकि इसमें ज्यादा सहायक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ टीचर आए और पढ़ाए और निकल जाए। अगर स्मार्ट स्टूडेंट है तो ये विधि काफी आकर्षक और कारगर भी हो सकती है, कम खर्चीली भी है, कम समय लेने वाली भी है। मंतव्य विधि कम लागत में विद्यार्थीगण अत्यधिक लाभवंत। तो इसमें क्या है, कम लागत होती है क्योंकि शिक्षक ही लगता है हमें, बाकी उसके पास ना चौक हो, ना ब्लैक बोर्ड हो, ना ग्रीन बोर्ड हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ वो खड़ा रहे और बता दे। तो इसमें कम खर्चीला है। प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है, इससे जो प्रेरणा भी मिलती है व्याख्यान में, कि आप अगर एक अच्छा व्याख्यान सुनते हो तो आपको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसा बनना है या फिर मुझे भी ऐसा पढ़ाना है। इस प्रकार से प्रेरणात्मक शिक्षण विधि भी है ये। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ संप्रेषित करना, क्योंकि व्याख्यान विधि में क्या है कि हम कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप डाउट सॉल्व नहीं करवा रहे हो। डाउट सॉल्व करवाने लगोगे तो टाइम खर्च होगा, तो उसमें क्या होगा कि कम पढ़ाई होगी,
तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, तेजी से पढ़ाया जाता है, तेजी से जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि, क्योंकि हम व्याख्यान दे रहे हो तो हम सब कुछ पहले से पूर्व नियोजित कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट रखने हैं और कितना समय लेना है, कौन सा पॉइंट कितने समय में होगा, क्योंकि उनमें कंट्रोल पूरा एक ही टीचर के पास है, तो उसे सब पता होता है कि कितने समय में वो कितना पढ़ा सकता है। इसमें इसके कारण जो विषय में क्रमबद्धता आती है। अवधारणात्मक समझ का विकास, तो यहाँ पर जो अवधारणाएं जो होती है यानी कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम व्याख्यान विधि से लेक्चर विधि से पढ़ा रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो मूर्त नहीं है, अमूर्त कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझने की शक्ति जो है विद्यार्थियों के भीतर जो है प्रबल होती है। तो व्याख्यान विधि को समझना काफी अच्छा होता है। अगर आप व्याख्यान विधि से भी अगर कक्षा को समझ पाते हो तो आपका विकास जो है अच्छा हो रहा है कक्षा में, टीचिंग में या फिर पढ़ने में, लर्निंग में। व्याख्यान विधि जिनको समझ आती है वो जो है होशियार स्टूडेंट हमेशा ही रहते हैं। मेधावी स्टूडेंट को व्याख्यान विधि हमेशा समझ आती है और उनको व्याख्यान विधि भी पसंद भी आती है साथ में। लेकिन जो मेधावी स्टूडेंट नहीं है उनको जो है उदाहरण के साथ समझाना पड़ता है, कहानियों के साथ समझाना पड़ता है, क्योंकि उनकी अमूर्त कल्पना काफी सीमित होती है, जानकारी सीमित होती है। विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ना, ये सारी बातें जो है व्याख्यान विधि के गुण में आती है। तो आज की इस कक्षा में जो है यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने व्याख्यान विधि के गुण पढ़े और व्याख्यान विधि पढ़ा यानी कि लेक्चर मेथड, जो कि आपको सभी को पता है, इसमें ज्यादा बताने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप खुद पढ़ते पढ़ाते स्टूडेंट हो, टीचिंग लाइन के स्टूडेंट हो सभी, और आपने सभी ने ग्रेजुएशन किया है और आपने लेक्चर विधि भी जो है देखी है क्या होती है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियों में पहली विधि क्या है, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, वो पहली विधि है। उसके बाद दो और विधि है जो कि हम कल पढ़ेंगे। और शिक्षण विधियां, इसमें हमने पढ़ा है शिक्षक केंद्रित विधि पहले पढ़ा है हमने, उसके बाद विद्यार्थी केंद्रित विधि पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्या पढ़ा हमने, अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती है, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं मानकर चलता हूं कि ये सारे जो अच्छे शिक्षक की विशेषताएं ये आपके अंदर होंगी। सबसे पहले क्या है, शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपके सब में होगा, ये मानता हूं जब आप शिक्षक बनेंगे। और जो मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, जैसे शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर टीचर में नहीं होता, इसलिए मैंने उसे हाईलाइट करके आपको बताया। क्योंकि बाकी गुण तो आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये गुण जो है आता नहीं है जल्दी से, इसलिए मैंने उसे हाईलाइट करके बताया आपको। शिक्षक का अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास हो, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि शिक्षकों में नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे हाईलाइट करके बताया है आपको। फिर ये इससे पहले हमने शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल में पढ़ा था कि सैमपट्ट का प्रयोग करना, प्रेरणा विधि का प्रयोग करना, मौखिक संगीत का प्रयोग करना, पाठचर्या का परिचय देना, प्रश्न उत्तरी करना, खोजपूर्ण प्रश्न को भी हमने बताया कि उत्तर तक ले जाने की हिंट देना, इसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। ये सारी विधियां, उनकी जो व्याख्या भी यहाँ पर पीछे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने आज पढ़ा। तो आज हमने जो है काफी जानकारी जो हमने आज लेक्चर विधि के द्वारा ही ली, जिससे जो हमारा सिलेबस थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा। क्योंकि आज के जो आज जो पढ़ा है उसमें ज्यादा समझने की बातें नहीं थी, सिर्फ एक बार पढ़ने की बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इसे तेजी से पढ़ाया है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है कक्षा में, अभी अभी कमेंट कर सकता है। रिकॉर्डिंग क्लास वाले स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो अभी लाइव क्लास के स्टूडेंट है वो लाइव चैट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमारी जो भी क्लासेस हुई है उसमें भी, यानी कि विगत जो 12 क्लासेस और आज की 13वीं क्लास, इन सभी क्लासेस में आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। और एक बार आप जो है सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि जो लाइक शेयर कमेंट जो आप कर नहीं रहे सभी लोग। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट जो है काफी कम आ रहे हैं कक्षा में, तो सभी स्टूडेंट जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए कक्षा खत्म होने के बाद, जिससे क्या है टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं वैसे टीचर को भी आपको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
सिंह जी, आपको कोई प्रश्न है? तो कक्षा में अगर कोई वातावरण खराब कर रहा है, अनुशासन भंग कर रहा है कक्षा में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कक्षा में उन विद्यार्थियों को जो है आपको पहले आपका निदान करना है, निदान पद्धति का प्रयोग करना है कि समस्या क्या है, वो क्यों क्लास में जो है अनुशासन भंग कर रही है, उसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं, उस कारण का आपको पहले पता लगाना है। और उसके बाद जो है आप उनसे जो है बात कर सकते हैं कक्षा खत्म होने के बाद अकेले में, क्योंकि सबके सामने डांटना जो है काफी गलत होता है उससे, क्योंकि जो एक लेवल के बाद जो बच्चों को एक अहम की भावना उनमें होती है कि मुझे सर ने कैसे डांट दिया, मेरे क्रश के सामने मुझे सर ने कैसे डांट दिया, ये भावना जो लड़कों में होती है, लड़कियों में भी होती है इस उम्र में। इस उम्र में जो है वो जल्दी उनको जो प्रेम जल्दी हो जाता है और जो गुस्सा जल्दी आ जाता है, उनके मन को जो आघात भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें कठोर शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ कक्षा में स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अनुशासन भंग कर रहे हैं, तो उनको हम कक्षा के बाद जो है समझा सकते हैं अलग से, क्योंकि कक्षा के सामने कभी भी आपको जो है ऐसे प्रयोग नहीं करने। और पुराना जमाना क्या है, जब आप कक्षा में जो स्टूडेंट को मार देते थे, वो वाली पद्धति अब हम अपना नहीं सकते। कक्षा में हम स्टूडेंट के साथ बदतमीजी से कभी बात नहीं कर सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते मारने के उद्देश्य से, और ना ही उनको जो है शब्दों से जो है, ना ही उनको शब्दों से मार सकते। यानी कि शब्द, एक तो छड़ी से मारना हुआ, दूसरा शब्दों से ही मारना होता है, उनसे भी हम नहीं मार सकते। उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ समझा सकते हैं। हमारे पास इतना ही है कि हम उन्हें समझाए अच्छे से। और अच्छा शिक्षक जो है उन्हें अकेले में समझाता है, और जो अच्छा शिक्षक नहीं होता वो कक्षा के सामने ही सबके सामने उसका नाम लेकर उसे डांट देता है कि ये क्या चल रहा है, जिससे क्या है पूरे कक्षा का वातावरण बिगड़ जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी होगी भविष्य में भी। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए यदि बहुत सारे बच्चे क्लास में झगड़ा कर रहे हैं, कक्षा में अनुशासन कक्षा में क्या अनुशासन फैला रहे हैं, कक्षा में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप टीचर होने के नाते क्या करेंगे? तो वही उसी का उत्तर हमने दिया कि कक्षा में ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको आप जो है सीधे सीधे आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको पता होता है, एक टीचर को पता होता है कक्षा में क्या चल रहा है, लेकिन आप उन्हें जो नाम लेकर उनका अगर आप अपमान करेंगे, उनको डांटेंगे, तो उससे जो कक्षा का वातावरण और बिगड़ जाएगा, और उस विद्यार्थी के मन को जो आघात पहुंचेगा, उसके बाद वो पढ़ाई में उसकी रुचि उत्पन्न कभी नहीं हुई, उसकी कक्षा में कभी उत्पन्न नहीं होगी रुचि कक्षा में, और फिर बाद में कभी कक्षा में आएगा भी नहीं। उससे कक्षा में टीचर का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? उस स्टूडेंट का होगा। स्टूडेंट के मन को लग जाएगा कि टीचर ने मेरे सबके सामने क्यों डांटा मुझे। लेकिन अगर आप वहीं पर शांत रहकर उसे समझाते हो तो उसको ग्लानि महसूस होगी, कि क्योंकि हम उस विद्यार्थी को, अगर उसको ग्लानि महसूस होगी कि मैंने गलत किया, इससे बड़ा पश्चाताप या फिर इससे बड़ा अच्छी सीख कोई नहीं हो सकती। अगर आप उसको महसूस कराते हो कि आपने गलत किया, अगर आप उसे कक्षा के बाद अकेले में समझाते हो कि आपने गलत किया है, तो उसको जो ग्लानि होगी उसके बाद वो कक्षा में ऐसे प्रकार का जो है किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेगा, किसी प्रकार का अनुशासन भंग वो करेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार की मेथड जो है आपको अपनाना चाहिए। ये एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये है कि हर टीचर की विधि अलग होती है कक्षा में समझाने की। तो ये जो है आपकी विधि आपकी अलग हो सकती है, और हर शिक्षक की जो है डेवलप अपने आप हो जाती है उसके संस्कारों के साथ। जिस प्रकार के शिक्षक के संस्कार है उस प्रकार से जो है वो अपनी विधि अपनाता है। तो हर एक की विधि जो है अलग अलग होती है कक्षा में जो है अनुशासन रखने की। तो अनुशासन रखने की कोई एक विधि नहीं है। कक्षा में आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस स्टूडेंट को खड़ा करके बाहर भेज दो, या फिर उसको बेंच पर खड़ा कर दो, या फिर उसको मारो जाकर। ये भी विधिया है अनुशासन लाने के लिए। तो ये विद्या भी है। तो कुछ टीचर जो पुराने थे वो टीचर इस विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन जो आधुनिक स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है, नई विधियों को समझा है, तो वो जो है थोड़े संवेदनशील होते हैं, और वो जिन्होंने मनोविज्ञान को पढ़ा है वो थोड़ा ये बात समझते कि इस उम्र में जो है जो लड़कों का लड़कियों का जो मनोविज्ञान होता है कि वो जल्दी उनके मन को लग जाता है, कि जैसे अगर उनको कक्षा में डांट दिया तो वो देखते कि मेरी जो अच्छी फ्रेंड थी उसके सामने डांट दिया, मेरे दोस्तों के सामने डांट दिया, तो उनके मन पर ये प्रभाव पड़ जाता है। तो जिन्होंने मनोविज्ञान को ठीक से समझा है वो ये इस तरह की गलतियां नहीं करते। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो कक्षा में डांट देते, उसका परिणाम जो कक्षा में भी पड़ जाता है। सारी कक्षा का ध्यान उस विद्यार्थी पर चला जाता है जिस विद्यार्थी ने जो है ऐसे
उत्पात मचाया है, तो सभी लोग उसे देखते हैं, फिर चर्चा उसी की चलती है। फिर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी पढ़ना छोड़कर कहते, हाँ हाँ ये इसका दोस्त है ना वो, हाँ हाँ क्या कर रहा था। जो जो मेधावी छात्र है वो भी बात करते, अच्छा अच्छा इसका ये नाम है क्या, हाँ ये तो ऐसा ही करता रहता है कक्षा में। तो जो कक्षा में ध्यान देने वाले लड़के हैं उनका ध्यान किस में जाएगा, उस लड़के की तरफ, उसकी जन्म कुंडली निकालेंगे सभी कि हाँ ये इसका लड़का है, यहाँ रहता है, देखा मैंने, मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया था, हाँ मुझसे भी ये झगड़ा करता है, हाँ तुमसे भी करता है, हाँ मुझे लगता ही है ऐसा, इसका बेटा है, इसका बेटा है, अच्छा 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 इसका दोस्त है, हाँ हाँ हाँ, ये सारी बातें जो है होने लगती है। इसलिए जो है इस सारी बातों को करना नहीं है आपको, क्या है कक्षा खत्म होने के बाद उसे समझाना है। तो ये तो विधि होगी। अगर आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया हो सिंह जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। सिंह जी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, एक बार आप कमेंट कीजिए। तो आपकी कोई गलती ना होने के बाद भी अगर कोई सीनियर टीचर के पास आपकी कंप्लेंट कर देता है, तो आपको क्या है संयम बरतना है। आपको जो जो सीनियर टीचर है वो आपको उनको बताना है कि कक्षा में क्या हुआ था, और आपको सिर्फ एक बार बताना है, आपकी तरफ से एक बार ही आपका जो है आपका मत जो बताना है कि क्या हुआ था, आपकी राय बतानी है उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको कोई आप अध्यापक हो और आपको कोई चिढ़ाता है विद्यार्थी, तो इससे हीन भावना ग्लानि भावना तो आपके मन में आती है, जो कि हमने पढ़ा था। एक तो ईगो पढ़ा था, अगर आपको अहंकार हो जाता तो ईगो, और दूसरा है अगर अच्छा नहीं पढ़ाते आपको कोई स्टूडेंट बोलता है तो एक हीन भावना भी आपके मन में आती है। लेकिन दोनों से जो है आपको दूर रहना है, और आपको इस बात पर काम करना है कि वो विद्यार्थी आपको इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, आपकी कक्षा में क्या ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे वो जो स्टूडेंट जो है आपको पसंद करे, आपकी शिक्षा को आपके टीचिंग को पसंद करे। तो आपको खुद में भी एक बार झांक कर देखना है कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। और अगर वो जानबूझकर ऐसे ही मजाक करने के लिए आपको चिढ़ाते हैं जिसका कोई कारण नहीं है, तो उनसे आपको एक बार बात करनी चाहिए कि कक्षा में ऐसा क्या बात है जिससे आप जो है इस प्रकार के वर्तन जो है करते हो। तो एक बार आपको बात करनी चाहिए कक्षा में, आपको कभी किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए, आपको एकांत में बात करनी चाहिए स्टूडेंट के साथ। ऐसे स्टूडेंट के साथ जो है आपको एकांत में बात करनी चाहिए। और हायर अथॉरिटी में अगर कोई कंप्लेंट करता है आपकी, तो उनसे भी एक बार आपको बात करनी चाहिए कि किस प्रकार का उस दिन में क्या हुआ था, वो घटना आपको बतानी है, आपकी सफाई देनी है। उसके बाद आपको बार बार ये नहीं बताना कि मैं सच्चा हूँ मैं सच्चा हूँ, ऐसा नहीं बताना, एक बार ही आपको बताना है हायर अथॉरिटी को। फिर उसके बाद जो भी होगा वो निर्णय लेंगे, जो निर्णय वो लेंगे उसको आपको मान लेना है, ज्यादा इसमें जो है दिमाग नहीं डालना आपको, ठीक है। सिंह जी आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दिया हमने। देखिए मारना पीटना जो है अभी इस समय बंद हो चुका है, मारना पीटना आपको नहीं है, अभी लीगल भी नहीं है, आप पर केस भी हो सकता है आप अगर किसी स्टूडेंट को मारते हो तो आपको मारना नहीं, मारने से स्टूडेंट सीखते नहीं है, मारने से स्टूडेंट जो है आपसे नफरत करेंगे, आपसे भी नफरत करेंगे, और आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उससे भी नफरत करेंगे, और इतना नफरत करेंगे लाइफ टाइम वो सब्जेक्ट आप उन्हें कभी पढ़ा नहीं सकते, कोई अच्छा टीचर भी उनको बाद में वो पढ़ा नहीं सकता। तो बहुत से स्टूडेंट का जो है मैथ और इंग्लिश इसलिए वीक है कि क्योंकि उनके टीचर जो थे मैथ और इंग्लिश के उनको बहुत मारते थे, बहुत गंदे तरीके से मारते थे, इसके कारण वो उनकी अरुचि हो गई उन सब्जेक्ट में। इसलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो है ये जो मैथ सब्जेक्ट है वो ज्यादा कमजोर हो गया सभी स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि इनके टीचर जो है बहुत मार मार कर एक पद्धति बन गई है कि मैथ का टीचर है तो मारेगा ही, और हिंदी का टीचर है वो तो मारेगा ही नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे हिंदी को जो है कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, बहुत कम होंगे स्टूडेंट जो हिंदी को पसंद ना करते हो, तो फिर हिंदी में उनकी अच्छे अंक ना होते, क्योंकि हिंदी के टीचर कभी मारते नहीं थे। और जो साइंस मैथ इन सारे टीचर को मारना एक जैसे परंपरा बन गई थी, जिससे जो अरुचि भी बन जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना जिससे हिंदी को भी जो है
स्टूडेंट हेट करना शुरू कर दे। तो कम से कम हिंदी जो प्यार का सब्जेक्ट है, एकदम हंसी मजाक से हंसते खेलते पढ़ाया जाता है, इसमें तो आपको मारना नहीं है कम से कम। ठीक है सिंह जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको? और कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए एक बार। तो आपको कभी मारना नहीं है, आप कौन सी भी क्लास को पढ़ाओ, पहली कक्षा को पढ़ाओ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाओ, आपको कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाना, आपको प्यार से समझाना होगा। ये नई पद्धति है, पुरानी पद्धति बंद हो चुकी है मारने वाली, जो हमारे समय में चलती थी, तो वो पद्धति बंद हो चुकी है। तो एक बार आप सिंह जी, आप एक बार कमेंट कीजिए जिससे हम क्लास खत्म कर सके। कि आपके अगर कोई डाउट हो तो हम रुकेंगे। सीमा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सीमा जी, आप भी पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, ये तो कक्षा में चलता रहता है, टीचर के अलग अलग नाम होते हैं, इन बातों पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो हर टीचर के साथ होता है, आप अच्छा पढ़ाओ बुरा पढ़ाओ, लेकिन स्टूडेंट जो है उस उम्र में आपको अलग अलग नाम देते ही रहेंगे। तो वो उस नाम को एंजॉय करो, हंसी मजाक को एंजॉय करो, उन बच्चों की उनकी मानसिकता को समझना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बाल मनोविज्ञान को समझना चाहिए। उस उम्र में होता है उनका मन में उनके कुछ नहीं होता गलत भाव, लेकिन उम्र ऐसी होती है कि वो चिढ़ा देते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, तो उसको हमें जो है शांत मन से जो है स्वीकार कर लेना है। तो सीमा जी, आपका कोई सवाल है? सीमा जी, आप क्वेश्चन पूछिए, हम रुके हुए। सिंह जी, आपका कोई सवाल हो या फिर आपके सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया हो तो उसका एक बार आप फीडबैक दीजिए, रिप्लाई कीजिए, जिससे कम्युनिकेशन हमारा पूरा हो कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ गए। सबसे प्रभावशाली विधि, सबसे प्रभावशाली विधि पढ़ाने के टीचिंग स्किल में आप पूछ रहे हो? एक बार सिंह जी आप कमेंट कर दीजिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए हो तो। और स्नेहा जी को कोई प्रश्न हो या फिर सीमा जी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप दोनों भी, या फिर आपको क्लास में के कमेंट बॉक्स में पूछना हो तो वहां भी पूछ लीजिए, हम अगली क्लास में उसका उत्तर देंगे। ठीक है जी, सीमा जी आपको कोई प्रश्न पूछना है? एक बार आप सभी लोग बताइए जिनको प्रश्न पूछना है, जिससे हम उत्तर दे सके। तब तक सभी स्टूडेंट जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, सीमा जी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए जल्दी। और सिंह जी, आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। स्नेहा जी, आप भी अगर पूछना, और बाकी स्टूडेंट भी जो भी लाइव है। शिक्षण में प्रभावशाली विधि, शिक्षण में प्रभावशाली विधि कोई एक विधि सबसे प्रभावशाली नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावशाली विधि वो होती है जो विद्यार्थी केंद्रित होती है। सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? विद्यार्थी केंद्रित, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमने शिक्षक केंद्रित विधि पढ़ी जो कि पुरानी थी, जिसे हमें छोड़ना है। लेक्चर मेथड जो हमने पढ़ा उसे छोड़ना है, और विद्यार्थी केंद्रित यानी कि उसमें उस विधि में क्या होता है कि हम विद्यार्थियों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिस प्रकार से हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आज विगत जितने क्लासेस में जिस प्रकार से हमने पढ़ाया, उसी विधि का जो प्रयोग करना है वो जो है विद्यार्थी केंद्रित विधि है। उसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को केंद्र में रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक व्यापारी वो क्या कहता है कि भगवान, कस्टमर हमारा भगवान है, उसी प्रकार से शिक्षा में जो है विद्यार्थी जो है प्रमुख है। विद्यार्थी जैसे जैसे व्यापार में कहता है व्यापारी की कस्टमर हमारा भगवान है, उसकी प्रायोरिटी, उसकी खुशी के लिए व्यापारी कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार से कक्षा में एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को समझाने के लिए सारी विधियों का प्रयोग करेगा,
उसके लिए उद्दीपन का प्रयोग करेगा, वो डांस करके भी दिखाएगा, उसके लिए वो नाच कर भी दिखाएगा, वो जोकर के कपड़े पहन कर भी आएगा, वो सारी बातें करेगा, गर्लफ्रेंड की बात करेगा, बॉयफ्रेंड की बात करेगा, पिक्चर की बात करेगा, जो चाहे वो बात करेगा, लेकिन अंत में क्या है, विद्यार्थी को समझ आना चाहिए। तो ये जिस प्रकार की विधि है, ये सबसे प्रभावशाली विधि है, उसे कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधि। तो ये शिक्षण में सबसे प्रभावशाली विधि, जिसको सभी को प्रयोग करना है। और आजकल के सारे ऑनलाइन टीचर जो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप कोई भी ऑनलाइन क्लास उठाकर देख लो, उस क्लास में जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, अट्रैक्टिव क्लास बनाई जाती है, सारे गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पीपीटी को और आकर्षित बनाया जाता है, एनिमेशन ऐड किया जाता है, तो अलग अलग चित्र, फोटोग्राफ, वीडियो, ये सबको ऐड करके जो विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थियों को क्या चाहिए, इसे जब फोकस किया जाता है, तो वो सबसे बेहतरीन विधि होती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा। ठीक है, शोध टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम शोध पढ़ाएंगे अर्चना जी। ठीक है, तो सभी का जो है, ठीक है स्नेहा जी, आप कमेंट में पूछ लीजिए, सीमा जी और स्नेहा जी, जिसका हम कमेंट को जो अगली क्लास में ऐड कर देंगे हम कमेंट को, और उस पर हम जो है कक्षा शुरू होते ही चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों, क्योंकि सिंह जी जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधि हो चुकी है आजकल, और आपको अगर ये परीक्षा में प्रश्न आएगा भी, तो वर्तमान पद्धति कौन सी है शिक्षा की, या फिर सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है, तो आपको शिक्षक और विद्यार्थी अगर ऑप्शन आ जाए, तो उसमें आपको हमेशा विद्यार्थी केंद्रित ही लगाना है, शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं लगाना। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए आज की क्लास को। सभी का धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े। मनोज जी, नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे, स्नेहा जी, सिंह जी, सीमा जी, रेखा जी, और और भी जो बाकी स्टूडेंट थे, अर्चना जी और पिंकी जी, सोनिका जी, सारे, सपना जी, सारे स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हमारे क्लास में, सभी का धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस के भी स्टूडेंट इसको ध्यान में रखें कि अगली क्लास में हम उनका उत्तर देंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।